हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है निष्पक्षता वाला और साथ में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का। ठीक है, सो उस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और उस टॉपिक का जो हमारा पूरा टॉपिक है निष्पक्षता वाला और भेदभाव वाला, हम दोनों टॉपिक को साथ पढ़ के ख़त्म कर लेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में हम पब्लिक एंड वर्सेस प्राइवेट जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा समाज जो है असमानताओं से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। एक जाति विहीन समाज जो श्रेणियों में अलग अलग तरीके की स्टेजेस के अंदर बंधा हुआ है, एक ऐसा समाज है अगर हम डिस्क्रिमिनेशन के बिहाव पर बात करें तो। ठीक है, तो अगर हम इसके अलावा बात करें तो बहुत से लोग आर्थिक पिछड़ेपन से गुजर रहे हैं, बेरोज़गारी है, बहुत सारी चीज़ों को फेस किया जा रहा है, जिसको देखते हुए अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। ठीक है, तो जाति के आधार पर समाज में उच्च जातियों ने सत्ता के लिवरों को कंट्रोल कर लिया और जो छोटे जाति के लोग थे उनको शोषण किया, उनका शोषण किया। उसके अलावा जो एक सर्कल बन गया वो ये बन गया कि आर्थिक रूप से जो पावरफुल होंगे वो सत्ता में रहेंगे, ऊपर रहेंगे, और जो नहीं होंगे वो उनके नीचे रहेंगे, उनके दबाव में रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ रखी गई। तो जी, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है वो दो तरीके से अपने आप को उभारती है। एक तरीका वो कि वो धर्म, जाति, नस्ल, इन सब के भेदभाव को ख़त्म करती है और दूसरा वो कानून के समक्ष समानता देती है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पर बात करें तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 हमारा कानून के समक्ष सभी समान हैं और आर्टिकल 15 जाति, नस्ल, रंग, भेदभाव, लिंग, इन सब के आधार पर भेदभाव को ख़त्म करता है। ठीक है, तो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री यही सबसे पहला कदम उठाती है और यही सबसे पहला कदम हमारा रखा भी जाता है। अब आ जाओ जी आप अर्थ और पृष्ठभूमि पर। देखो, सुरक्षात्मक भेदभाव जो होते हैं वो स्पेशली दलित को समाज से अलग रखने के लिए या फिर उनकी महिलाओं को एक विशेष अधिकार देने के लिए होते हैं। मतलब समाज से जो अलग किया गया है दलितों को, उनको प्रायोरिटी देने के लिए, ये नहीं कि समाज से अलग करने के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि बैकग्राउंड और मीनिंग में ये चीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखी जाएगी। सिर्फ सुरक्षात्मक भेदभाव स्पेशली दलितों को और उनकी महिलाओं को प्रायोरिटी देता है समाज के अंदर। ये पॉजिटिव कार्रवाई जो होती है, सकारात्मक कार्रवाई, उसको करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, जो अमेरिका और भारत जैसे देशों में देखी जाती है। अगर हम भारत की बात करें तो बहुत पुराने टाइम से ब्राह्मण जो थे वो शोषण करते थे। अगर आप BR अम्बेडकर के टाइम का लो या उनसे पहले का लो, अगर आप BR अम्बेडकर की आपने मूवी देखी हो तो उसमें भी यही दिखाया गया कि ब्राह्मण ही शोषण किया करते थे, अपने से नीचे जातियों को कुछ नहीं समझा करते थे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये वाली कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर काले गोरे का जो मसला चलता है वो आज तक चल रहा है और वो बहुत पुराना है, कोई अभी नया नया नहीं है, बहुत पुराना है। ठीक है, सो ये वाली चीज़ कि भारत और अमेरिका का एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है जहाँ पर नस्लीय भेदभाव का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। ये प्रथा जो है भारत में सबसे इम्पॉर्टेंट देखी जाती है, जहाँ इसे संविधान के रूप में भी देखा गया है। ठीक है, संविधान के रूप में देखा गया है इन द सेंस कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, ये सब जो है एक तरीके से इन सब चीज़ों को ख़त्म करते हैं, भेदभाव को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो जी सामाजिक रूप से वंचित लोगों को एक पॉजिटिव जो हमारा नज़रिया है उससे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसको देखते हुए हमारा क्या हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1935 या NCC और NCT एक्ट बनाए गए और इसके अंदर रखा गया कि जी लोगों को, मतलब एक तरीके से स्पेशली जो भारत का जो विभाजित एरिया था, जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान जब बटा था तो उसमें 23% की लगभग भारत की आबादी थी, जिससे लोगों को वंचित रखा गया था उनकी एक्चुअली लाइफ से। तो उनके लिए संसद सीटों में आरक्षण हुआ, उनके स्कूल और कॉलेज में आरक्षण हुआ, उनके लिए कॉलेज में एंट्री करने के लिए आरक्षण हुआ, पूरे सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आरक्षण हुआ, उनके डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिकल प्रॉफिट, आरंभिक लाभ के लिए आरक्षण हुआ और इसी तरह के लाभ उनको दिए गए अकॉर्डिंग टू भारत सरकार अधिनियम 1935 में इंडियन एक्ट अमेंडमेंट। ठीक है, उसी के अंडर में NCC और NCT को इंक्लूड किया गया और आगे बढ़ाया गया।
तो जी इसके साथ ये देखा गया कि इन्होंने कोशिश की कि आंदोलन करके, एक्ट्स करके, अमेंडमेंट्स करके जो लोगों को नीचा दिखाया जाता है, सब किया जाता है, उसको ख़त्म किया जाए और उसको ख़त्म करने से जो है इम्प्रूवमेंट्स होंगे। अब आ जाओ कुछ संवैधानिक प्रावधान जिनका उद्देश्य सकारात्मक भेदभाव है, ठीक है, पॉजिटिव एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन देखी जाती है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, अस्पर्शता पर बनाया गया है और एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है कि इसको ख़त्म करने का तरीका आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 46 जो है शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है, मतलब इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। आर्टिकल 16 और 335 सार्वजनिक सेवाओं को में रोज़गार देने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 जो है लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में सीटों का आरक्षण है, ठीक है, स्पेशली उनके लिए जिनसे भेदभाव किया जाता है उन लोगों के लिए। अब बाद में नौकरी से संबंधित सकारात्मक भेदभाव भी कुछ रखे गए, जैसे 1974 में सरकार ने आदेश दिया था कि ऐसे भी निकाय होंगे जो 20 से अधिक लोगों को रोज़गार देंगे जहां व्यय का 50% सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही अनुदान प्रदान किया और जिससे पूरे वर्ष का अनुदान उन्हें मिला। स्पेशली कौन? SC STs, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। 20 लाख प्रावधान होने चाहिए उन लोगों के लिए, ये बोला गया। तो जिस सामान्य नियम से वैज्ञानिकों को एक टेक्निक्स के बिहाव पर देखना था कि हाँ ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरीके से उभारी जाएंगी, दिखाई जाएंगी, तो उस पर फर्स्ट प्रायोरिटी से उसको देखा गया। अब आ जाए हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 ये कहता है कि राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर समानता होगी, ठीक है। सभी नागरिकों को इंक्लूड इसलिए किया गया है क्योंकि सभी को बोला जा रहा है, कोई स्पेशली नहीं बोला जा रहा। अब ब्राह्मण सिर्फ छोटी जाति को ही नहीं दिखाते थे, उनके अलावा जो और थे लोग वो अलग अलग जातियों को नीचा दिखाते थे, ठीक है। तो उन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर रखा गया। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 बोलता है स्पेशली अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कि सभी को इक्वालिटी दी जाएगी कार्यालय में, रोजगार में, नौकरियों में, इन सब में। वैसे भी आर्टिकल 16 हमें नौकरी की उपाधि देता है, ठीक है, उपाधियों के लिए स्वतंत्रता देता है, लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 1 जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC STs के लिए हमें आरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कहता है? वो कहता है कि राज्य के अंडर में कोई भी कार्यालय या रोजगार में नियुक्ति संबंधी जो मामले होते हैं उन सबको जो है इक्वालिटी प्रदान करेगा। मतलब है तो सेम ही, लेकिन यहाँ पे चेंज ये हो गया है कि इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग ये चीज़ देखा जाएगा कि जो भी नियुक्तियाँ की जाएंगी आरक्षण के लिए, मतलब अपॉइंट किया जाएगा, तो उसमें कास्ट, रिलीजन, सेक्स, कलर कुछ भी नहीं देखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी दी जाएगी इंसान की नॉलेज को और उसके क्वालिफिकेशंस को, जो कि उस टाइम पर नहीं दी जाती थी। और पुराने टाइम या अभी भी बोला जाए बहुत जगहों पर ऐसा है जहाँ नहीं जाती। तो ये अकॉर्डिंग टू SC ST आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बोलता है कि किसी भी रंग, जाति, भेदभाव के आधार पर हमसे नौकरी नहीं छीनी जाएगी। और आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कहता है कि सिर्फ और सिर्फ नौकरी हमें समानता के तौर पे मिलेगी, इक्वालिटी के बिहाव पर मिल जाएगी। अब इसके साथ एक प्रायोरिटी और दी गई, उसके अंदर आर्टिकल क्लॉज 1 के साथ ABCD करके कुछ पॉइंट्स को जोड़ दिया गया, ठीक है। जैसे कि अब एक बहुत नॉर्मल तरीके से हम इसको समझते हैं। अनुसूचित जाति और जनजातियों को हटाकर आर्टिकल 16 दिया गया है सभी के लिए, और वो हमें नौकरियों में इक्वालिटी देता है कि इंसान की कास्ट, जेंडर के बिहाव पर नहीं, उसके एक क्वालिफिकेशंस और नॉलेज के बिहाव पर उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन अब बात आती है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की, तो ये वाली चीज़ रखी जाएगी कि उसमें क्लॉज 1 जोड़ दिया गया, और क्लॉज 1 जोड़ने के बाद अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए क्लॉज 1 में बोला गया कि उनको इक्वालिटी मिलेगी नौकरी में। और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ने ये बोला कि उनको इक्वालिटी तो मिलेगी, साथ में उनके जेंडर के बिहाव पे, उनके कलर के बिहाव पे, उनके कास्ट के बिहाव पे उनसे कोई भी बेईमानी नहीं की जाएगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब आ जाओ हमारे आर्टिकल 16 क्लॉज A पर। 1 का भी जो A है हम A की बात करते हैं, और आर्टिकल 16 क्लॉज B पर। सो आर्टिकल क्लॉज
ए जो है हमसे ये बोलता है कि राज्य को पद देने के मामले में आरक्षण देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उन लोगों के साथ पुराने टाइम पे बहुत बुरे सलूक किए गए थे और बहुत गंदे तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था। ठीक है, तो उस चीज़ को देखकर बोला गया कि पद पर हमें राज्य जो है आर्टिकल 16 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग अनुसूचित जाति और जनजातियों को इन मामलों में, पद के मामलों में आरक्षण देगा और उस आरक्षण में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना किसी और को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको इस टाइम भी पता है कि कितनी रिजर्वेशन SC STs के अकॉर्डिंग रखी गई है। ठीक है, अब आर्टिकल इस वाले को 77 अमेंडमेंट के थ्रू अप्लाई किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, मतलब उसको क्रियान्वयन किया गया था कि हाँ 77 अमेंडमेंट बोलता है कि आर्टिकल 16 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग हम लोग आरक्षण देते हैं SC STs को पदोन्नति के लिए, पद के लिए, कि कोई भी पद के लिए अगर वो रिक्वायर हैं, उनको नॉलेज है, उनको सब कुछ आता है, तो उनको बिठा दिया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं। फिर अब बात आती है आर्टिकल 4A के बाद आर्टिकल 4B की। तो आर्टिकल 4B क्या बोलता है? आर्टिकल 4B हमसे ये कहता है कि ये सारी चीज़ें जो हमने लगा दी हैं ना, अब ये रिजर्वेशन वगैरह जो लग गया है, तो OBC के लिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि OBC जैसे आप लोगों को पहले पता होगा कि जनरल कैटेगरी, अगर हम एक मार्क्स के बिहाफ पे बात करें, चलो मान लो हम MBBS का ले लेते हैं मार्क्स के बिहाफ पे, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी रिजर्वेशन कुछ नहीं होता, उनको अगर 720 मार्क्स हैं तो पूरे लाने पड़ेंगे। OBC इसके लिए पहले रिजर्वेशन था, तो उनको 720 में से कुछ कम मार्क्स लाने होते थे, लेकिन SC ST का 500 या 500 से कम पे भी हो जाता था, बिकॉज उनको रिजर्वेशन दिया गया था। लेकिन इसके बाद आर्टिकल 16 क्लॉज B के बाद ये कर दिया गया कि OBCs को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो अब चाहे MBBS हो, लॉ हो, UPSC हो, कुछ भी हो, OBCs के जो 15-20 नंबर कम होते थे ना जनरल कैटेगरी से, अब वो भी नहीं होते हैं। OBC और जनरल कैटेगरी दोनों इक्वल होते हैं। जो रिजर्वेशन अब बचा है वो सिर्फ और सिर्फ बचा है हमारे SC STs के लिए। ठीक है, तो जी अब आगे बात ये रही कि इस वाले में ये वाली बात रखी गई और इसके साथ ये भी रखा गया कि कॉलेजेस के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए आरक्षण होना चाहिए SC STs के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आर्टिकल 16B में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2000 में, और इसमें जब अमेंडमेंट हुआ था तब इसको B को जोड़ा गया था और ये वाली सारी चीज़ें रखी गई थी। ठीक है स्टूडेंट, सो अब आ जाओ हमारे आर्टिकल 335 पे। आर्टिकल 335 कहता है कि संघ के मामलों के संबंध में सेवाएं और पदों को नियुक्त करना। संघ के मामले, संघ क्या होता है हमारे संघ, जैसे अब हमारा अमेंडमेंट बने, हमारा सब कुछ हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, सब चीज़ें संभाली गई, तो एक संघ बनाकर ही तो हुआ ना, एक ग्रुप बनाकर। तो ग्रुप के मामले में पदोन्नति या फिर इक्वालिटी होगी, आरक्षण होगा SC STs को आर्टिकल 335 के तहत। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं SC ST के लिए, इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और इनको याद रखकर ही आप जो हो इस पूरे आंसर को कंप्लीट कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारा भारत में पिछड़े वर्ग। भारत में पिछड़े वर्ग के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा जम्मू कश्मीर राज्य के त्रिलोकी बनाम राज्य। ठीक है, इस वाले को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसलिए रखते हैं क्योंकि राज्य को एक न्याय संगत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके अंदर बोला गया था। और इस पूरे केस में ये चीज़ रखी गई थी कि एक न्याय के तौर पर ही हमें इस पूरे केस को हैंडल करना है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा केस था वो था मोहन कुमार सिंघानिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें मतलब आर्टिकल 51 क्लॉज ए को प्रायोरिटी देकर बोला गया था कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमारा रखा जाता है, तो इसलिए इस केस को भी पढ़ाया जाता है, मतलब इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाता है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है वो बोलता है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि राज्य के किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिक के लिए कोई भी प्रावधान या आरक्षण देने के लिए राज्य पर एक विवेकधीन शक्ति प्रदान करने वाला प्रावधान भी होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी चीज़ को हैंडल करना है, मान लो हम सब लोग घूमने गए हुए हैं और मैं आप लोगों को हैंडल कर रही हूँ, तो मुझे भी तो एक ट्रीट करने वाला, मुझे भी संभालने वाला, देखने वाला मेरा हेड होगा ना, कि हाँ निक्की मैम के अंडर में इतने सारे बच्चे गए हैं, तो वो बच्चों का ख्याल रखना, मुझे देखना, मेरा ख्याल रखना, सब कुछ मेरा भी एक हेड होगा। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल देखे गए कि इन सब प्रावधानों को रखने के लिए
लिए, संभालने के लिए एक हेड होगा, और उस हेड का भी हेड होगा जो वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आने वाला आर्टिकल 15 क्लॉज ए। ठीक है स्टूडेंट, अब आता है क्या है पिछड़ा वर्ग। व्हाट आर द बैकवर्ड क्लासेस, आर्टिकल 16(4). ठीक है भाई, देखो अनुच्छेद 16(4) की मंशा पर संसद में बहस के दौरान अंबेडकर जो थे उन्होंने बोला कि पिछड़ा वर्ग कुछ और नहीं है बल्कि उन जातियों का संग्रह है जिनको ये बताना आवश्यक है कि आरक्षण पर अपने निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय में सामने रखो। ठीक है, क्योंकि उन लोगों के साथ कुछ अच्छे व्यवहार नहीं हुए हैं, उन लोगों को किस तरीके से एक जानवर से भी बदतर सलूक देकर ट्रीट किया गया। ठीक है, ये सब किया गया, उनके साथ कितनी बदतमीजियाँ की गई, उनको कुछ नहीं माना गया। तो उन सबको देते हुए B.R. अम्बेडकर ने संसद में बहस में इस चीज़ को बताया था। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे कुछ प्रावधान रखे गए, कुछ अमेंडमेंट्स हुए, उसके थ्रू कुछ आर्टिकल्स बने, और उन आर्टिकल्स के थ्रू हमने जाना कि हाँ एक्चुअली में आर्टिकल 16 क्या है। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाओ हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि निष्पक्षता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ फेयरनेस। देखो अगर हम बहुत नॉर्मल तरीके से फेयरनेस को समझें तो बिना पक्षपात के सेवा संपादन करना ही निष्पक्षता होता है। गैर तरफदारी, फेयरनेस में कोई भी मौलिक अंतर नहीं होता। अगर हम निष्पक्षता को एक गैर तरफदारी का ही पॉजिटिव पहलू समझें तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में निष्पक्षता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेयरनेस का होना, पॉजिटिविटी का होना, न्याय का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रशासन में ही निष्पक्षता बरती जाए तो बहुत सारे कानूनी मामलों में, बहुत सारे झगड़ों में, बहुत सारे मसलों में, केसेस में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले वेबर थे हमारे, मैक्स वेबर ने नौकरशाही की निष्पक्षता की धारणा को पेश किया था। नौकरशाही को उन्होंने बताया कि भाई ये सब चीज़ें गलत है, इसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। तो उस चीज़ को देखते हुए आगे आगे टाइम बढ़ता गया और लोगों ने अपने अपने पर्सपेक्टिव दिए, और एक प्रशासन को पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, एक गुट के बीच में और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच के झगड़े को सुलझाने के लिए ही रखा जाता है कि प्रशासन की निष्पक्षता ही इस चीज़ को सुलझा सकती है, बता सकती है। ठीक है जी, इस चीज़ के साथ अब दूसरा टॉपिक हमारा ये आता है कि निष्पक्षता की जिस धारणा को ऊपर बताया गया है उसके 3 भावार्थ क्या थे। तो वो 3 भावार्थ क्या हैं हमारा। सबसे पहली चीज़ सबसे ऊपर वाला जो है उस पर लिखा हुआ है, जनता को लोक सेवा के राजनीतिक चरित्र में विश्वास हो। दूसरा है मंत्रियों को चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल के हों अपने स्थायी अधीनस्थ अधिकारियों की वफादारी में विश्वास होना चाहिए। और तीसरा है कि लोक सेवाओं का उच्च जो मनोबल है, जो इस विश्वास पर आधारित होता है कि पदोन्नति राजनीतिक विचारों के आधार पर नहीं बल्कि गुणों के आधार पर भी होती है। ये चीज़ 3 प्रायोरिटी निष्पक्षता की फेयरनेस के भावार्थों में रखी गई हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। निष्पक्षता के मॉडल्स को ना ज़बरदस्ती एक लागू नहीं किया जा सकता, उनको आमतौर पे मतलब एक तरीके से समझकर, ध्यान से देखकर, सब कर कर ही लागू किया जा सकता है। इस मॉडल का लागू किया जाना दोनों में से, मतलब ये नहीं कि तीनों में से कोई एक मॉडल लागू कर दिया जाए, 2 मॉडल नहीं, तीनों हमें लागू करने ज़रूरी हैं, तभी जो हमारी निष्पक्षता है वो बन पाएगी और हमें निष्पक्षता दिख भी पाएगी अच्छे से। तो जी आगे फिर हमारा ये आया कि निष्पक्षता मापन के आयाम क्या हैं। निष्पक्षता मापन के आयाम, देखो निष्पक्षता या राजनीति विहीन नौकरशाही की मूल शर्त ये होती है कि लोग नौकरशाही को परंपरा के अकॉर्डिंग ही हैंडल किया जाए। ठीक है, अब उसमें क्या पॉइंट्स रखे गए। सबसे पहला, निर्णय करने की प्रक्रिया में प्रभाव की मात्रा। ठीक है, कि निर्णय करने की प्रक्रिया में, प्रोसेस में प्रभाव की मात्रा होनी चाहिए। दूसरा है किस दर्जे तक राजनीतिक कार्यकारिणी को नौकरशाही से अलग किया गया है, उस पर प्रायोरिटी उसको देनी चाहिए। तीसरा है लोक सेवकों के काम में राजनीतिक हस्तक्षेप कहाँ तक होता है, उसको देखना चाहिए। चौथा है नौकरशाही किस हद तक राजनीति में उलझी हुई है, उसको देखना चाहिए। और 5वां है जनता को नौकरशाही में किस हद तक विश्वास है, उस चीज़ को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आता है निष्पक्षता की आवश्यकता क्यों है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को बताया था कि निष्पक्षता होगी तो हमारे प्रशासन में होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारे झगड़े, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी सारी चीज़ें, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, सब कुछ सुलझ सके। ठीक है, एक बैलेंस बन सके, ऊंच नीच ना हो।
तो इन सब लाभों को, जैसे रूढ़िवाद को ख़त्म करना, कंजर्वेटिव को ख़त्म करना, ठीक है, ये सारी चीज़ है कि कंजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, लोगों की पुरानी सोच ख़त्म हो जाएगी तो कुछ डेवलपमेंट होगा। लोकतांत्रिक राज्यों में जहाँ एक नॉर्मल सी सामान्य इच्छा, जनरल विल्स रखे जाते हैं, उसमें चेंज करके गवर्नमेंट को पॉलिटिकल पार्टीज़ में चेंज करना और उसको दिखाना कि हाँ, इन सब चीज़ों में भी चेंज हो सकता है, इन सब चीज़ों को भी बढ़ोतरी मिल सकती है। ठीक है स्टूडेंट, सो आप लोगों की ये है कि ये वाला जो टॉपिक है ये ख़त्म हो चुका है। अगर इस क्लास के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पब्लिक वर्सेस प्राइवेट जो बहस है, डिबेट है, उसको पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे और उसको कंप्लीट करने के बाद हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। Okay student, so thanks for the watching and best of luck all.